y की वैल्यू 20 यहाँ पुट करेंगे, 20 इंटू 20 400, 700 माइनस 400 300, एंड 300 बाई 20 कितना होगा, 300 बाई 20 15। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 15, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम मेंटली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर इज 15%। फ्रेंड्स आइए बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है, अ रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स ईच ऑफ 55 लाइन्स एंड ईच सच लाइन कंसिस्ट ऑफ 65 कैरेक्टर्स। एक रिपोर्ट में 20 शीट्स हैं, वी कैन से 20 पेजेस हैं, और हर एक पेज पर 55 लाइन्स हैं, एंड हर एक लाइन में 65 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस्ड ऑन टू शीट्स ईच ऑफ 65 लाइन्स सच दैट ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 70 कैरेक्टर्स। नाउ ये जो रिपोर्ट है उसमें नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ शीट्स कम कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर हर एक पेज पर, हर एक शीट पर 65 लाइन्स आई और हर एक लाइन पर 70 कैरेक्टर्स आई। नाउ द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शीट इज क्लोजेस्ट टू, आपको रिडक्शन बताना है, परसेंटेज रिडक्शन बताना है नंबर ऑफ शीट्स में। देखिए यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, दोनों केसेस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो पहले थी अभी भी वही रिपोर्ट है, जितने कैरेक्टर उसमें आने थे उस सेकंड रिपोर्ट में भी उतने ही आने हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ शीट्स रिड्यूस किए हैं, कैरेक्टर्स सेम रहेंगे। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले 20 शीट्स थी, हर एक शीट पर कितनी लाइंस थी, 55 लाइंस, तो टोटल इतनी लाइन हो गई, और हर एक लाइन पर कितने कैरेक्टर्स थे, 65 कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द रिपोर्ट। और अब कितने कैरेक्टर्स होंगे, अब भी वो जो कैरेक्टर होंगे वो इसके बराबर होंगे। नंबर ऑफ शीट्स अब हमें पता नहीं, लेट्स से n नंबर ऑफ शीट्स अब हैं, हर एक शीट पर कितनी लाइंस है, 65 लाइंस, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, और हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 70 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से 65 कैंसिल होगा, तो n की वैल्यू आएगी 1100 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि 110/7। तो अब जो है नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो गई, 110/7। पहले कितनी शीट्स थी, 20, आपको रिडक्शन बताना है, सो 20 माइनस 110/7 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 20 इंटू 100। ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, दिस इज 140 माइनस 110 इज 30 इंटू 5 इज 150, एंड 150/7 दैट इज 7 2 टाइम्स, दिस इज रिमाइंडर इज 1 10 0 टाइम 20 पॉइंट समथिंग %। आपसे क्लोजेस्ट ऑप्शन पूछा है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन 20%। फ्रेंड्स अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है, वन बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू 8 बैक्टीरिया ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। एक बैक्टीरिया स्प्लिट होता है और अगली जनरेशन के 8 बैक्टीरिया बना देता है, बट ड्यू टू एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, ओनली 50% ऑफ द जनरेशन कैन प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्लाइमेट की वजह से केवल 50% जनसंख्या अगली जनसंख्या प्रोड्यूस कर पाई। नाउ इफ द 7th जनरेशन नंबर इज 4096 मिलियन, तो सबसे पहले हमें इस लाइन को समझने की जरूरत है। 7th जनरेशन नंबर यानी कि 7वीं जनरेशन, 7वीं पीढ़ी की जो जनसंख्या थी वो थी 4096। 7th जनरेशन नंबर का मतलब है कि 7वीं पीढ़ी में जो नए बैक्टीरिया थे उनकी संख्या थी 4096। हमें टोटल पॉपुलेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, 7th जनरेशन में जो टोटल पॉपुलेशन है ऐसा आपको नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है 7th जनरेशन नंबर, यानी कि 7th जनरेशन के जो नए बैक्टीरिया हैं उनकी जो जनसंख्या है वो है 4096। तो 7th जनरेशन में जो नए बैक्टीरिया होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इनिशियली x बैक्टीरिया मान लेते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नंबर इन फर्स्ट जनरेशन, तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन में x मान लेते हैं, तो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन के नए बैक्टीरियाज की बात करेंगे तो नए बैक्टीरियाज नेक्स्ट जनरेशन में कितने आएंगे, इसमें से आधे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के बैक्टीरिया, तो आधे मतलब x/2, और हर एक बैक्टीरिया कितने बैक्टीरिया बनाएगा, 8 बैक्टीरिया, तो x/2 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा 4x, यानी कि बाई 2 इंटू 8। अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे तो अगेन बाई 2 होगा और इंटू 8 होगा। तो अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में कितने नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, ये जो सेकंड जनरेशन में 4x बैक्टीरिया थे इनमें से आधे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तो 4x/2, और हर एक बैक्टीरिया कितने नए बैक्टीरिया बनाएगा, 8। तो मैं बोल सकता हूं इट इज अगेन मल्टीप्लाइड विद 4, 4 से फिर से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 4 यानी कि 4 स्क्वायर इंटू x। तो अगर अगली जनरेशन की बात करेंगे तो नए बैक्टीरिया कितने आएंगे, फिर से ये 4 से यानी कि 8/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन में कितने आएंगे 4 क्यूब इंटू एक्स। इसी तरीके से अगर हम सेवंथ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में 4 पावर 3, थर्ड जनरेशन में 4 पावर 2, सेकंड जनरेशन में 4 पावर 1, तो इसी तरीके से सेवंथ जनरेशन में आएंगे 4 पावर 6, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 4096। ये जो नए बैक्टीरिया हैं सेवंथ जनरेशन नंबर, यानी कि सेवंथ जनरेशन में पैदा हुए नए बैक्टीरिया कितने हैं 4096। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 पावर 6 यानी कि 2 पावर 12, और 4096 को हम क्या लिख सकते हैं 1024 होता है 2 पावर 10, उसका डबल होता है 2048 यानी कि 2 पावर 11, और उसका भी डबल होता है 4096 यानी कि 2 पावर 12, तो इसको हम 2 पावर 12 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपसे पूछा क्या गया था फर्स्ट जनरेशन में कितने बैक्टीरिया थे, तो फर्स्ट जनरेशन में बैक्टीरिया थे 1 मिलियन। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है 200 स्टूडेंट्स टुक द बोर्ड एग्जाम इन अ स्कूल। तो कुल मिलाकर 200 छात्रों ने एग्जाम दिया एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। तो इसमें से 13%, 1% कितना है 2, तो 13%, 13 इंटू 2 यानी कि 26 स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आई। द नंबर ऑफ बॉयज हु गॉट डिस्टिंक्शन इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट डिस्टिंक्शन। तो बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो सपोज डिस्टिंक्शन आने वाली गर्ल्स कितनी थी x, तो डिस्टिंक्शन लाने वाले बॉयज कितने होंगे x प्लस 2, सो टोटल मिलकर बनेगा 2x प्लस 2, ये होगा 26, तो 2x बराबर 24, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 12। तो बॉयज डिस्टिंक्शन वाले कितने बने 12 प्लस 2 यानी कि 14, एंड गर्ल्स कितनी बनी 12, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 20% ऑफ द गर्ल्स गॉट डिस्टिंक्शन, कुल मिलाकर जितनी गर्ल्स हैं, जितनी छात्राएं हैं, उनमें से 20% गर्ल्स की डिस्टिंक्शन आई, तो मैं बोल सकता हूं कि 1/5 गर्ल्स की डिस्टिंक्शन आई। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, तो 1/5 12 के इक्विवेलेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल गर्ल्स हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 12 इंटू 5, इसका 5 गुना यानी कि 60, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो बॉयज कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 200, जिसमें से गर्ल्स आ गई 60, तो बॉयज आएंगे 140 यानी कि सी ऑप्शन। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल है इफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू इंक्रीज इन द रेडियस बाय 20% इज 1287 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेडियस के 20% इंक्रीज होने पर जो वॉल्यूम है वो 1287 सेंटीमीटर क्यूब से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, आपको बताना है कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, परसेंट इंक्रीज नहीं पूछा, इंक्रीज पूछा है। तो देखिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जैसा कि अभी बताया था, ठीक है। तो वॉल्यूम में अगर इंक्रीज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस कितनी थी r, तो अगर वो 20% इंक्रीज होगी तो मैं बोल सकता हूं 1/5 इंक्रीज होगी, तो 1 + 1/5 कितना हो जाएगा 6/5 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 6/5 टाइम्स r, ठीक है। तो रेडियस पहले r थी तो 20% इंक्रीज हुई तो 6/5 टाइम्स r हो गई। तो पहले अगर वॉल्यूम ये था तो अब वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी हो गई 6/5 टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा दिस माइनस दिस, तो 4/3 पाई इंटू 6/5 r होल क्यूब minus 4/3 pi r cube, that change is equal to given in the question 1287, ये क्वेश्चन में दिया गया है 1287, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 6/5 क्यूब यानी कि 216/125, 216/125 माइनस 1, ठीक है। नाउ 216 माइनस 125 कितना होता है, 216 माइनस 125 होता है 91, तो ये बनेगा 91/125, ठीक है, इज इक्वल टू 1287। तो जरा इसको कैंसिल करते हैं 13 से, 13 7 टाइम्स, 13 9 टाइम्स 117, बचा 11 9 टाइम्स 99, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि r की वैल्यू भी हमारे पास यहां से आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू पुट करें तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 7/125
दैट इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो आप देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 टाइम्स, 11 9 टाइम्स। ठीक है, तो अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? अब नहीं हो सकता। तो आर क्यूब इज 9 इंटू 3 कितना हुआ? 27। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं 125 से क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। तो देखिए 4 इंटू 2 8। तो आर कितना होगा? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू होगी 27 का क्यूब रूट होता है 3, 125 का क्यूब रूट होता है 5 एंड 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो 15/2। तो हमारे पास यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई कितनी? 15/2 यानी कि 7.5। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। आपको एग्जैक्ट इंक्रीज निकालनी है सरफेस एरिया में। तो कैसे निकालेंगे? रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15/2, इसको यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 15/2। आर की वैल्यू अगर 15/2 आ गई तो इनिशियल रेडियस हो गई 15/2 एंड फाइनल रेडियस हो जाएगी 6/5 इंटू 15/2 क्योंकि 20% का इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए 2 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 9। तो इनिशियल रेडियस 15/2, फाइनल रेडियस 9। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया में इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का? 4πr²। 4πr², दिस इज सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा? 4π इंटू 9² माइनस इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा? 4π इंटू 15/2²। ठीक है, 4π हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 9² बनेगा 81 एंड 15² 225 एंड 2² 4। सो 4π यानी कि 4 इंटू 22/7, 4 इंटू 81 324 एंड 225, इनका डिफरेंस देखा तो दिस इज 99 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 22 एंड 99 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 22 एंड 99 को मल्टीप्लाई करना है, सो 99 इंटू 22 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 18 36 प्लस 1 37 कैरी 3, 18 प्लस 3 21। सो 2178/7 is the answer for this question. 2178/7 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस सेशन में हमने सॉल्व किए परसेंटेज के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।